सर मिनिमम टैक्स रिजीम, रिजीम कहते हैं निजाम को। एक नॉर्मल टैक्स रिजीम यानी नॉर्मली टैक्स का निजाम क्या है, एक फाइनल टैक्स रिजीम यानी टैक्स का निजाम जिसमें फाइनल टैक्स लगाया जाता है, एक ही बार टैक्स लगाया जाता है और खत्म। अब है मिनिमम टैक्स रिजीम। मिनिमम टैक्स रिजीम से मुराद है वो निजाम, टैक्स टैक्स लगाने का वो निजाम जिसमें कहा जाता है कि कम से कम इतना टैक्स तो जमा कराना ही पड़ेगा, या कम से कम इतना टैक्स जो काटा है वो तो हुकूमत को अदा करना ही पड़ेगा, यानी जो टैक्स कट गया वो हुकूमत के लिए ही है। सर इस मिनिमम टैक्स रिजीम में आपको बताता चलूं, असल में तीन ही मेन बातें हैं, तीन मेन टारगेट हैं। यार सफा नंबर बताते हैं मुझे। 41 भाई, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 7 का 7.4। मिनिमम टैक्स रिजीम क्या है? ये भी एक निजाम है टैक्स लागू करने का जिसके जरिए ये बताया जाता है कि कम से कम इतना टैक्स लगेगा। ठीक हो गया। आपको बताता चलूं, जहां पे हुकूमत, जहां पे मुल्क को पैसों की जरूरत होती है हुकूमत को मुल्क चलाने के लिए, वहां पर ये वाला कानून लागू किया जाता है। और आपको तो पता है पाकिस्तान में तो हर वक्त ही जरूरत है, ठीक है। तो पाकिस्तान में तो मुल्क चलाने के लिए नहीं, कब मुल्क चलाने के लिए सिर्फ टैक्स नहीं, कर्जे के अलावा मुल्क नहीं चल सकता, ठीक है। तो अब पॉइंट सिर्फ ये है कि ये मिनिमम टैक्स रिजीम क्या है, ये एक निजाम है जिसके जरिए टैक्स लगाया जाता है। किस किस पर लगाया जाता है? चार तरह के लोग हैं जिन पर ये वाला टैक्स लगता है। पॉइंट नंबर 1, सर सेल्स पर ये वाला टैक्स लगता है। पॉइंट नंबर 2, कमर्शियल इंपोर्टर पर ये वाला टैक्स लगता है। पॉइंट नंबर 3, सर्विस प्रोवाइडर्स पर ये वाला टैक्स लगता है। और पॉइंट नंबर 4, सर ये वाला टैक्स लगता है टैक्स कलेक्टेड अप टू द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंटिंग टू रुपीज 3,60,000 per annum for a period other than company. Sir, tax collected up to the electricity bill amount of rupees 360 per annum for a person other than company. यानी ये चार तरह के लोग, आप देखें ना, बिजली का बिल 3,60,000 तक के बिल पर जो टैक्स लगता है बिजली के बिल पर, ये क्या होता है? ये मिनिमम टैक्स होता है। सर जी अगर कोई बंदा इस इदारे में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर के तौर पे पढ़ा रहा है और उससे पढ़ाने के एवज पैसे मिलते हैं तो उसे सर्विस फी कहते हैं। आपको पता है सर्विस फी पूरे पैसे नहीं दिए जाते, 10% काट के दिए जाते हैं, वो मिनिमम टैक्स। यानी कम से कम उतना टैक्स तो लगना ही लगना है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा पूरे साल में 5 लाख रुपए इस तरह कमाता है और 5 लाख को एनटीआर के तहत देखे तो उस पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं, यस और नो। लेकिन जब इसी 5 लाख को हम मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत देखते तो उस 5 लाख पे 50,000 कट चुका होता है, वो तो 50,000 कट चुका होता है, वो मिनिमम टैक्स होता है, यानी वो देना ही देना है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? बिजली के बिल पर 3,60,000 रुपए तक के बिल पर जो टैक्स है वो मिनिमम टैक्स है, वो देना ही देना है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 10% फॉर ग्रॉस अमाउंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड फॉर ऑल पर्सन अदर देन कंपनी। कंपनी के अलावा बाकी सारे लोगों पर 10% सर्विस चार्जेस पर 10% टैक्स काटा जाता है। वो जो टैक्स कटता है वो मिनिमम टैक्स उतना लगना ही लगना। कमर्शियल इंपोर्टर जब कोई इंपोर्ट कर रहा होता है और इंपोर्ट से उसे टैक्स लगता है, वो मिनिमम टैक्स होता है, वो लगना ही लगना। और चौथा मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर। सर टर्नओवर कहते हैं सेल को, मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर पर भी मिनिमम टैक्स होता है, जो टैक्स लगना ही लगना है। ये हमारी आगे बड़ी डिटेल में गिवन है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगा। इंपोर्टर वाला और सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है और टैक्स कलेक्ट किया जाता है 10% अप टू टैक्स कलेक्ट किया जाता है 3,60,000 रुपए का।
collected up to the electricity bill amounting to 360 per annum for a person other than company. सर जी मेरी बात समझ आ रही? यस और नो? सर वो मिनिमम टैक्स कहलाता है, मिनिमम टैक्स कहलाता है। मिनिमम टैक्स क्या है और किस किस पर लगना है? मैंने बता दिया मिनिमम टैक्स किस किस पर लगना है। अगला सवाल, मिनिमम टैक्स है क्या? वो कहता है मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स जो ऑलरेडी कट गया है वो मिनिमम टैक्स कहलाता है। और अगर नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत टैक्स ज्यादा हो और मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स कम हो तो कम वाला टैक्स तो जमा होगा ही होगा, उसके अलावा जो नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत बाकी टैक्स है वो भी पे करना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत टैक्स कम हो और मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स ज्यादा हो तो मिनिमम वाला टैक्स जमा कराना ही पड़ेगा। हायर ऑफ कहना है तो हायर ऑफ कह लीजिए। काम की बात यह है नॉर्मल टैक्स रिजीम और मिनिमम टैक्स रिजीम। अगर एक तरफ नॉर्मल टैक्स रिजीम है और एक तरफ मिनिमम टैक्स रिजीम है, मिनिमम टैक्स रिजीम नॉर्मल से कम है तो नॉर्मल देना पड़ेगा, मिनिमम टैक्स रिजीम नॉर्मल से ज्यादा है तो मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। मिनिमम के नाम से भी तो पता चल रहा है कि ये वो कम से कम टैक्स है जो जमा कराना ही पड़ेगा। सर जी under the minimum tax regime, tax already deducted at source is treated as minimum tax, which is then compared with the liability under the normal tax regime. In case liability under NTR is greater than the tax already deducted, सर जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है वो मिनिमम टैक्स होता है, बता दिया ना। और वो कह रहा है कि जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट होता है वो मिनिमम टैक्स होता है, उसको नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो और मिनिमम टैक्स कम हो तो आपको नॉर्मल ये टैक्स तो कट गया, ये जो बाकी टैक्स होगा ये आपको खुद जमा कराना पड़ेगा। और अगर मिनिमम टैक्स लायबिलिटी कम हो और नॉर्मल टैक्स रिजीम ज्यादा हो तो जनाब मिनिमम टैक्स तो रुक गया, आपको मिनिमम टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट करा दिया, ये वाला गैप है ये जमा कराना पड़ेगा। उल्टा कर लीजिए, अगर मिनिमम टैक्स रिजीम ज्यादा हो नॉर्मल टैक्स रिजीम कम हो तो इतना टैक्स आपको जमा कराना ही पड़ेगा। मिनिमम टैक्स रिजीम का मतलब यह है कि मिनिमम इतना टैक्स जमा करवाना ही पड़ेगा। अगर नॉर्मल मिनिमम से ज्यादा है तो नॉर्मल कराना पड़ेगा, अगर नॉर्मल मिनिमम से कम है तो मिनिमम कराना पड़ेगा। पहले ये पढ़ा दूं इंशाल्लाह, बात आगे आ रही है। अंडर द सर जी तीन बातें मेरा भाई, तीन बातें, दिल चाहता है ये तीनों बातें आपके दिमाग में घुस जाऊं, घुसा दूं मैं और यहाँ घुस जाए किसी तरह भी, ये तीनों बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं। क्योंकि पता नहीं आई क्या वालों को ना इससे प्यार है इस टॉपिक से, और एक पिछली अटेंड में आया था शायद कि इस अटेंड में पूछ ही ले। मिनिमम टैक्स रिजीम क्या है? मिनिमम टैक्स रिजीम एक रिजीम है जिसके जरिए टैक्स डिडक्ट किया जाता है, और जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है उसे मिनिमम टैक्स कहते हैं, और उसे कंपेयर किया जाता है नॉर्मल टैक्स रिजीम से। पहली बात। दूसरी बात, अगर मिनिमम टैक्स कम हो और नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो तो नॉर्मल जमा कराएंगे, अगर नॉर्मल टैक्स कम हो और मिनिमम ज्यादा हो तो मिनिमम से कट तो कट जमा कराना ही है। सच्ची बात समझ में आ गई? मिनिमम तो कम से कम जमा करवाना ही है। सर जी ये तीन बातें लिखी हैं। अंडर द मिनिमम टैक्स रिजीम द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज ट्रीटेड एज मिनिमम टैक्स which is then compared with the liability under the normal tax regime. In case liability under normal tax regime is greater than tax already deducted, the person is required to pay liability under normal tax regime. In case tax already deducted is greater than liability under normal tax regime, then the same is treated as अच्छा जनाब।
तीन बातें ये कर ली, उसमें एक तीनों बातों में से बात क्या की है, एक तरफ मिनिमम टैक्स है, एक तरफ नॉर्मल टैक्स है। पहले उसने कहा कि दोनों को कंपेयर करना होता है। दूसरी तरफ उसने कहा मिनिमम ज्यादा हो जाए नॉर्मल कम हो जाए तो क्या करें। दूसरे तीसरे बुलेट में कहा नॉर्मल ज्यादा हो जाए मिनिमम कम हो जाए तो। तीन बातें उसने की। नॉर्मल ज्यादा हो जाए तो नॉर्मल जमा कराना, मिनिमम ज्यादा हो जाए तो मिनिमम जमा कराना। और पहली बात उसने कहा दोनों को क्या करना है। यार को गाल मुश्किल तो नहीं सर जी, आगे चलो। किन किन केसेस में लगना है मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर, कमर्शियल इंपोर्ट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट 10% फॉर द gross amount of services. Tax collected up to the electricity bill amount to of rupees 360 per annum for a person other than company. Minimum tax on the income of certain persons. Minimum tax on the income of certain persons. सर जी एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ, वो स्टोरी समझेंगे ना उसके बाद इसको समझाऊंगा तो ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। सर आपने अपने दोस्त से कुछ पैसे लेने थे, आपको 5,000 की जरूरत पड़ गई। आपने अपने दोस्त को कहा यार मुझे फिलहाल ये 5,000 दे दे, बाकी बात की बात देख लेंगे। अगर आपको पता है कि मैंने इससे 6,000 लेना है तो आप उसे 5,000 नहीं मांगे, आप उसे कहेंगे यार मेरा 6,000 दो। अगर आपको पता है आपने उसे 4,000 लेना है तो आप उसे कहेंगे यार 5,000 दे दे, बाद में देख लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है। जहां पे कम पैसे लेने हैं वहां पर आप उसे कह रहे हैं 5,000 दे दे यार, कर लेंगे देख लेंगे, तू भाई है अपना भी, मुझे बड़ी जरूरत पड़ गई। और जहां पे 6,000 लेना है वहां पे आप उसे 5 नहीं मांगेंगे, आपको पता है 5 दिन ले लिए तो फिर 1,000 लटक जाएगा। आप फिर क्या करेंगे, आप वो कहेंगे यार मुझे 6,000 दे दे भाई, तेरी मेहरबानी, मुझे जरूरत ही 6,000 की थी। जी मेरी बात समझ आ रही है। आप गवर्नमेंट वाले भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट वाले कहते हैं कंपनीज के केस में रेजिडेंट कंपनी हो या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी हो या इंडिविजुअल हो या एओपी हो। इंडिविजुअल एओपी वो जिनकी सेल सालाना 10 करोड़ से ज्यादा है, और रेजिडेंट एओपी या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन, इन सारे इदारों की सेल का 1.2% वो मिनिमम टैक्स है जो एफबीआर वालों ने ले लेना। बंदे कौन से हैं, 4, रेजिडेंट कंपनी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी, इंडिविजुअल और एओपी कौन से 10 करोड़ से ज्यादा सेल है। तो इन लोगों की सेल पर 1.25% टैक्स लगेगा। ये मिनिमम टैक्स हो, कम से कम इतना टैक्स तो इन्होंने हुकूमत को जमा कराना है। अब वो बंदा कहता है हुकूमत वालों को कि भाई मुझे तो नुकसान हुआ इस साल, मेरी सेल तो 20 करोड़ है लेकिन मेरे खर्चे 21 करोड़ के थे और 10 लाख का नुकसान हो गया, 1 करोड़ का नुकसान हो गया। उन्होंने कहा बात तो आपकी ठीक है लेकिन अभी फिलहाल ना 1.2% ऑफ टर्नओवर जमा करवा दो, बाद के बाद देख लेंगे। सर समझ आ रही है। एक तरफ एक बंदे का नॉर्मल टैक्स के तहत टैक्स बन रहा था 5 करोड़ और मिनिमम टैक्स बन रहा था 4 करोड़। तो फिर एफबीआर क्या कहेगा, नॉर्मल टैक्स के जितने पैसे दे दो। एक तरफ नॉर्मल टैक्स है, एक तरफ मिनिमम टैक्स है। मिनिमम टैक्स अगर ज्यादा हो गया तो एफबीआर वाले मिनिमम तो लेंगे, और अगर नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो गया तो एफबीआर वाले नॉर्मल लेंगे, मिनिमम को छोड़ देंगे। साजी मेरी बात समझ आ रही है। वो जिस तरह आपने अपने दोस्त से अगर 4,000 लेना था और जरूरत 5,000 की थी तो आप उससे 5,000 लेंगे, और अगर आपने उससे 6,000 लेना था और जरूरत 5,000 की थी तो आप उससे 6,000 ही पकड़ेंगे। इसी तरह ही हुकूमत वाले देखेंगे एनटीआर के तहत कितना बनता है और मिनिमम टैक्स के तहत कितना बनता है। अगर एनटीआर वाला कम बनता है तो कहेंगे मिनिमम से जमा कराना, बात तो देख लवांगे। और अगर एनटीआर के तहत ज्यादा बनता है तो कहेंगे एनटीआर वाला पूरा जमा कराओ। सर जी मेरी बात समझ आ रही है। एफबीआर वाले भी ऐसे ही हैं।
सर जी अब मसला पता है किधर आता है, मसला उधर आता है जहां वो बंदा रोने लग जाता है, कहता है भाई मेरा तो नुकसान हो गया, कहते हैं हम तुम्हारे नुकसान में बड़े तुम्हारे साथ अफसोस करते हैं, लेकिन ये वाला टैक्स जमा करा 1.25% ऑफ टर्नओवर तो जमा कराओ। वो कहता है भैया पिछले साल के लॉसेस से मैंने एडजस्ट करने, मैंने कहा बात आपकी भी ठीक है, लेकिन 1.25% ऑफ टर्नओवर आप जमा करा दो। उसने आपको कहा कि सर मुझे तो टैक्स ही एग्जेम्प्ट है, उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन 1.25% ऑफ टर्नओवर तो जमा करा दो। सर ये 1.25% ऑफ टर्नओवर वो कहता है ये जमा करवा दो, बाकी सारी बातें हम देख लेंगे। वो कहते हैं मेरा टैक्स क्रेडिट बनता है, आपने कहा बिल्कुल सही, लेकिन 1.25% ऑफ टर्नओवर जमा करा दो। उसने कहा मेरी अलाउंस और डिडक्शंस हैं, जो डेप्रिसिएशन है उसकी डिडक्शन होनी है, जो अमाउंट है उसकी होनी है। उसने क्या कहा है जो मर्जी को, वो कहता है बाकी तो जिस तरह जब इमरजेंसी पड़ती तो आप कहते हैं यार सब कुछ बाद में देख लेंगे, अभी मुझे 5,000 रुपया देगा, फिर आप नजर नहीं आते। वो 5,000 ले लिया, उसके बाद कभी तसल्ली से बैठ के ही बात होती है। सर जी मेरी बात समझ आ रही, एफबीआई वाले भी कहते हैं ये मिनिमम टैक्स है, ये तो जमा करवाओ, बाकी बाद में देखें। किन किन को एफबीआई ये बात कहता है? 4 लोगों को, रेजिडेंट कंपनी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, इंडिविजुअल और जिनका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा यानी 10 करोड़ से ज्यादा है, इन 4 लोगों को एफबीआई वाले कहते हैं कितना जमा करवाना है? 1.25% किसका? टर्नओवर का। सर जी वो कहते हैं अभी तक हमने हमेशा आपको टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लगाने की तरकीब दी है, ये पहली बार है कि हम कह रहे हैं टर्नओवर पे टैक्स लगना है, यानी सेल पे टैक्स लगना है। इससे पहले तो डिडक्शन अलाउड और नॉट अलाउड और फलाना, सर इस केस में टर्नओवर पे टैक्स लगना है। अच्छा जनाब, ये बात है 100 मिलियन वाली, ये सिर्फ इंडिविजुअल एओपी के लिए है कि वो रेजिडेंट कंपनी? नहीं उनके लिए नहीं है, रेजिडेंट कंपनी परमानेंट वाले तो हैं ही हैं, इंडिविजुअल और एओपी के लिए। और सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब आगे ऑनवर्ड लगता रहेगा। 2017 या उसके बाद कभी एक बार भी उनका टर्नओवर 100 मिलियन से ऊपर गया तो खत्म। 2018 में टर्नओवर था 110 मिलियन, 2019 में हो गया 50 मिलियन, वो उन पे टर्नओवर टैक्स लगेगा एक बार भी। हाँ अगर एक दफा गलती से चला गया बाकी मेरे दिन में इसके बाद से मिसाल आती कि सर देखें ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे एक दफा गलती से आपका निकाह हो गया, फिर आप जो मर्जी कर लें आपको शादीशुदा कहा जाएगा, कुआरा नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही एक बार आपने वो लिमिट एक्सीड की 100 मिलियन से ऊपर की, अब आप जितने मर्जी काके बन जाएं, अब आप पे टर्नओवर टैक्स लगेगा ही लगेगा। कंपनी का मसला ही है, इंडिविजुअल और एओपी का मसला है, और 10 करोड़ पे बड़ी सेल होती, महीने की 80-85 लाख रुपए बड़ी सेल होती। जो एयर अटैक से 2017 से पीछे नहीं 17 ही उससे ऑनवर्ड्स की बात है, पुरानी बातें नहीं। रेजिडेंट यार अब मैं यार समझ आ गई, यस और नो? आओ यार फिर एक बार जरा इसको अच्छे से पढ़ लें। रेजिडेंट कंपनी, अजान हो रही यार, ये एक बार आप इसे रीड करें, मैं 2 मिनट बाद आपको बताता हूँ।
रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट कंपनी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। ये बात मैंने आपको पहले कभी पढ़ाई थी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो 3 मौकों पे आई है चैप्टर 4 में। कब? टोटल पादों के मुताबिक सर जी, जब मैंने आपको कहा था ना कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बंदे की इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन सोर्स इनकम, तो मैंने कहा था कि अगर उसने पाकिस्तान में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाई है या पाकिस्तान में बिजनेस किया है, एक बार तब पढ़ाया था, एक बार मैंने तब पढ़ाया था जब मैंने आपको चैप्टर 4 में डिविडेंड और रॉयल्टी वाला लेक्चर पढ़ाया था ना, उसके अंदर भी ये वाली बात थी। सर केस ये तीसरा बंदा है इंडिविजुअल और ये चौथा बंदा है एओपी। इन चारों बंदों, रेजिडेंट कंपनी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी, इंडिविजुअल और एओपी, having turnover of rupees 100 million or above in a tax year or subsequent tax year shall pay tax at 1.25% of turnover even if it has loss, setting off of loss on an earlier year, exempted, application of credit or rebate, allowance or deduction. Minimum tax on the income or certain person's turnover shall be treated as the income of a person for the tax year chargeable to tax. Sir ji, person's turnover shall be treated as the income of a person for a tax year chargeable to tax. Person shall pay as income tax for the tax year instead of the actual payable under NTR. सर अगली बात ये है, पर्सन का टर्नओवर जो है उसे इनकम ट्रीट किया जाएगा और उस पे टैक्स लगेगा। पर्सन पे करेगा एज इनकम टैक्स फॉर द टैक्स ईयर इंस्टेड ऑफ एक्चुअल टैक्स पेबल अंडर NTR। मिनिमम टैक्स रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 1.25। सर पर्सन पे करेगा इनकम टैक्स फॉर द टैक्स ईयर इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल टैक्स पेबल अंडर NTR। मिनिमम टैक्स रेंजेस रेंजिंग फ्रॉम 0.2% to 1.25% for a different category of person. सर अगला, where the minimum tax paid is more than the actual tax payable। अगर मिनिमम टैक्स जो है वो एक्चुअल टैक्स पेबल से ज्यादा होगा, ये वाली बात भाई ने पूछी। सर जी मिनिमम टैक्स था 125, एक्चुअल टैक्स कितना था 100, तो 25 रुपए का मिनिमम टैक्स था 125 और एक्चुअल टैक्स था 100, तो 25 का जो टैक्स है 25 जो है ये कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा कितने अरसे के लिए? सर एक तो ये बात है कि 1.25% हमेशा लगेगा अनलेस वो कोई और रेट बताए, और इस पे मुख्तलिफ कैटेगरी पे मुख्तलिफ रेट भी लग सकता है, यानी 0.2 से लेके 1.25 तक मुख्तलिफ रेट सप्लाई हो सकती है। अगली बात यह है कि जहां पे मिनिमम टैक्स पेड इज मोर देन द एक्चुअल टैक्स पेबल है, द एक्सेस अमाउंट विल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑफ नेक्स्ट 5 टैक्स ईयर succeeding the tax year in which the tax is paid। कहते हैं where the minimum tax paid is more than the actual tax payable, the excess amount will be carried forward for adjustment against actual tax liability of the next 5 years। अगले 5 साल तक carried forward, टोटल 6 साल, इस साल का और अगले 5 साल।
सर अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि टर्नओवर से क्या मुराद है? सर टर्नओवर का मतलब होता है सेल। मिनिमम टैक्स रिजीम के हवाले से टर्नओवर से क्या मुराद है, गौर करना। इससे मुराद वो अमाउंट है जिसपे 1.25% लेना है जिसका। मेरी बात समझ आ रही है? मिनिमम टैक्स रिजीम में टर्नओवर से मुराद वो अमाउंट है जिसका 1.25% लेना है। ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, discount shown on invoice or bill. However, the gross receipt from income as mentioned above falling under FTR shall not be taken into account. वो कहते हैं the gross receipt from income as mentioned above falling under FTR shall not be taken into account. सर जी अब यहाँ पे किस अमाउंट का 1.25% लेना है? सुनना, ग्रॉस सेल में से माइनस करेंगे सेल टैक्स, माइनस करेंगे डिस्काउंट अलाउड, फाइनल करेंगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी, माइनस करेंगे वो वाली अमाउंट जिसपे एफटीआर के तहत टैक्स लगना है। चार बातें, सेल्स टैक्स, एफईडी, डिस्काउंट और वो वाली अमाउंट जिसपे एफटीआर के तहत टैक्स लगना है। ये चारों चीजें टर्नओवर में से माइनस करेंगे, अब जो अमाउंट आएगी उसका 1.25%। तो जब ग्रॉस रिसीट आई ना, उसमें से लेस कर देंगे सेल्स टैक्स, लेस कर देंगे एफईडी, लेस कर देंगे डिस्काउंट और लेस कर देंगे अमाउंट टैक्सेबल अंडर एफटीआर। अब जो अमाउंट बचेगी ये नेट अमाउंट होगी और इसका इससे टर्नओवर कैलकुलेट। ग्रॉस फीस फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विस एक्सेप्ट फॉलिंग अंडर एफटीआर। Gross fee for the rendering of service except falling under FTR। सर्विसेज को पैसे देने से जो सर्विसेज देने से जो पैसे मिले माइनस जो एफटीआर वाली अमाउंट से माइनस कर देंगे उसका 1.25% लेंगे। अगर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो जितने पैसे कॉन्ट्रैक्ट से वसूल किए उसका, जितने पैसे कॉन्ट्रैक्ट से वसूल किए, जितने पैसे कॉन्ट्रैक्ट से वसूल किए उसका 1.25%। और अगर कंपनी प्रॉफिट शेयर कर रही है एओपी का तो कंपनी को ऊपर वाली अमाउंट के वजह से जितने पैसे मिले उसका 1.25%। सर कंपनी सर टर्नओवर से मुराद क्या है? चार चीजें। अगर सेल की है तो सेल में से सेल टैक्स माइनस कर दे, एफईडी माइनस कर दे, डिस्काउंट माइनस कर दे और जो आइटम एफटीआर के तहत है वो माइनस। अगर सर्विसेज दी है, सर्विसेज में से एफटीआर वाली माइनस कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट दी है, कॉन्ट्रैक्ट में से एफटीआर वाली माइनस कर दे। और अगर कंपनी अगर एओपी की मेंबर है और कंपनी को एओपी से शेयर मिलता है तो एओपी के शेयर में से वो हिस्सा जो एफटीआर वाला नहीं है उसको भी शामिल करेंगे टर्नओवर में टू कैलकुलेट मिनिमम टैक्स। सर आखिरी वाली बात, कंपनी का शेयर ऑफ एओपी है, कंपनी की इनकम है 100 रुपए, कंपनी को एओपी का शेयर मिला है 10 रुपए, इस 10 रुपए में से 1 रुपए एफटीआर से रिलेटेड था, ये माइनस कर दे, पीछे कितना रह गया 9 रुपए। सर ये 9 रुपए ऐड कर दें, इसका 1.25% है। कंपनी का शेयर ऑफ अमाउंट स्टेटेड अबव रिसीव्ड एज शेयर ऑफ एओपी। सर जी डन हो गई बात भाई? सर E10 ABC and Company is an AOP with annual turnover NTR। NTR के तहत जो एनुअल टर्नओवर है वो कितना है? 116 मिलियन। जैसे ही गेम 100 मिलियन से ऊपर टपी
बड़ी आपके दिन में फौरन आया भैया ये मिनिमम टैक्स रिजीम की गेम तो नहीं है, चूंकि इंडिविजुअल और एओपी में 100 मिलियन की गेम जैसे ही 100 मिलियन बड़ी तगड़ी फिगर है, फौरन नजर आ जाती है, फौरन चौकस हो जाना है। इस पर तो मिनिमम टैक्स रिजीम लगना है। सर जी इसका ले लो मेरा भाई 1.25%। कितना हो गया? 116 का 1.25% ले लो ना। 14 लाख सर ये मिनिमम टैक्स रिजीम। सर जी आप जरा 15,70,000 का एनटीआर निकालें। सर एनटीआर का मतलब समझते हैं? सर टैक्स लायबिलिटी आपके पास, टैक्सेबल इनकम आपके पास है। सबसे पहले देखेंगे इंडिविजुअल है, एओपी है, कंपनी है। सर ये एओपी है। सैलरीड नॉन सैलरीड? एओपी तो होता ही नॉन सैलरीड है। पेज 49 पे ऊपर चले जाएं, रेट अप्लाई करके देखें कितना बन रहा है। एक लाख 25,500 1,25,500 ये माइनस कर दें तो आपके पास क्या अमाउंट आ जाएगी? भैया इतनी एनटीआर बनती है, आपको पे कितना करना है? आपको इतना पे करना है, एनटीआर के तहत इतना बनता है, बाकी कितना रह गया? 13,24,500। ये कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा कितने सालों के लिए? बस इतनी सी बात, बस यही सोल्यूशन है। असल मसला ये है कि बच्चों को पिक तो हो गए, इस पे मिनिमम टैक्स रिजीम लगना है। और दूसरे नंबर पे आपको मिनिमम टैक्स रिजीम का रूल आता होगा, उसके तहत रूल अप्लाई कर देंगे और बात कर। सर जी बात समझ में आ गई? यस और नो? यार ये ना एक दो छोटे छोटे सवाल। Hirani and company are resident AOPs engaged in the manufacturing of various consumer products and is assessed under NTR. कैलकुलेटर पकड़ो जरा, जल्दी से मुझे बता दोगे तो आसानी हो जाएगी। हिरानी एंड कंपनी के रेजिडेंट एओपी है और इसकी सेल कितनी है? और यार कान खड़े हो जाने चाहिए आपके। 114 मिलियन है फॉरेन चुको यार, इस पे तो मिनिमम टैक्स रिजीम लगना है। ठीक है, जैसे ही आप इतनी बड़ी फिगर देखें, अब आपको क्या करना चाहिए? 114 का 1.25% ले लेंगे? नहीं लेंगे सर जी, नहीं लेंगे। किस अमाउंट का 1.25% लेंगे? आपको सिखाया है सर। सेल टैक्स भी माइनस करेंगे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी भी माइनस करेंगे, डिस्काउंट भी माइनस करेंगे, एफटीआर वाली चीजें भी माइनस करेंगे। सर 114 मिलियन में से 10 मिलियन का तो सेल टैक्स है और 5 लाख का क्या है? एफईडी। ये भी लेस कर दें, ये आ गया 103,500। सर ये आ गया, इस पे लगना है 1.25%। तो सर इसको देख के फौरी तौर पे जेल में आना चाहिए मिनिमम टैक्स लगना है, लेकिन जज्बाती हो गए 1.25 लगा नहीं देना। जरा अच्छे से पहले देख लेना जी भाई कितना बन रहा है। 12,95,93,752। सर जी डन हो गया। अच्छा अब एनटीआर के तहत देख लो कितना बनता है। सर 11,70,000 है टैक्सेबल इनकम। स्टेप नंबर 1, टैक्सेबल इनकम गिवन है तो इंडिविजुअल एओपी है या कंपनी है? सर ये एओपी है। इंडिविजुअल एओपी, कंपनी एओपी, सैलरीड नॉन सैलरीड? ये तो होता ही नॉन सैलरीड है। पेज 49 पे ऊपर वाला स्लैब रेट लगाओ। 1170,000 का कितना? सर इस पे टैक्स कैलकुलेट करके बताइए। 67,000 बन रहा है। सर 67,000 एक्चुअल में एनटीआर के तहत लाइबिलिटी बनती थी, हमने तो 12,93,750 पे करना पड़ गया।
ये जो एक्स्ट्रा पे किया है ये कितना है? 12,26,750 है। ये क्या हो जाएगा? कैश कितने अरसे के लिए? इतनी सी बात। और सर जी बात समझ आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो मैंने देसी तरीके से ही किया कि मौके पे समझ आ जाए। यार ये मुश्किल तो नहीं है। एक बात आखिरी सुन लो, जिंदगी का कोई पता नहीं। गिलानी एंड सर इसके अंदर एक बस एक कुंडी नहीं है, बाकी सब कुछ वही है। गिलानी एंड कंपनी सोल प्रोप्राइटर डीलिंग विद वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022. GC's taxable income for the year was 1.6 million. सर इसने टैक्सेबल इनकम बता दी 1.6 मिलियन। सर अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट द अमाउंट नेट ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय GC and the amount of income tax to be carried forward for the tax year 2020 in each of the following situation. GC की सेल्स कितनी है? 122,500 inclusive of sale tax. सर यहाँ पे बस ये कुंडी है, सेल्स टैक्स शामिल है। मुझे बताएं निकालेंगे कैसे? 17% सेल टैक्स 17% होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब है ये 1,22,500 117 है। तो अगर 1,22,500 इसके अंदर सेल टैक्स शामिल है तो ये 117 है। इसको 117 से डिवाइड करके 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 104,700,855। सर जी ये बन रही है इसकी सेल टैक्स निकाल के फिगर। सर आपको पता है जो 1.25% लगाना है वो सेल टैक्स माइनस करके लगाना है, यस और नो? सर ये सेल टैक्स निकाल के फिगर इतनी आ रही है, इसका 1.25% ले लो, कितना आ गया? 1308 761 कर दूं? अच्छा सर जी ये तो आपके पास आ गई मिनिमम टैक्स रिजीम। इसकी बेचारे की सेल है कितनी? और 1.6 है ना टैक्सेबल इनकम। स्टेप नंबर 1 टैक्सेबल इनकम, स्टेप नंबर 1 टैक्सेबल इनकम है तो इंडिविजुअल एओपी कंपनी इंडिविजुअल सैलरीड नॉन सैलरीड पेज 49 पे ऊपर वाला टेबल देखो, पेज 49 पे ऊपर वाला टेबल देखो। सर टैक्स लायबिलिटी एनटीआर के तहत बन गई 1,30,000। सर कितना कैरेट फॉरवर्ड हो गया 5 साल के लिए? 130,8,761 करके उसमें से 130 माइनस कर देंगे जी। 11,78,761। मेरा भाई जरा देख लो इतना ही बनता है। सर ये कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा कितने अरसे के लिए? ये कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा 5 सालों के लिए। एनटीआर के तहत पे कर दी है। एनटीआर के तहत ये दोनों साल के एंड पे कैलकुलेट होते हैं और मिनिमम टैक्स पे करना होता है। हमने असल में ये पे किया है 130,8,761, ये पे करना पड़ेगा हमें। एनटीआर के तहत वाला हमारा असल टैक्स बनता था, बकाया हमें वो कहता है अगले सालों में कैरेट फॉरवर्ड कर। अगले सालों में फिर दिखा देंगे लायबिलिटी कितनी है, फिर देखेंगे एनटीआर के तहत कितना बनता है, फिर देखेंगे मिनिमम टैक्स के तहत कितना बनता है, एडजस्ट करके अगर एक्सेस होगा तो फिर कैरेट होगा। वो ये नहीं कहेंगे कि आपने लॉस वगैरह में बीच में एक्सेस नहीं, वो तो करना ही नहीं ना, वो तो मिनिमम टैक्स को अगर मिनिमम टैक्स कम है तो यस। अच्छा जी क्वेश्चन 1.2 का अगला पार्ट भी ये बड़ा ट्रिकी है, जरा कैलकुलेट करें। 111 मिलियन है, इस पर इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना? क्यों? शाबाश शाबाश। इसको नहीं करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे ना 117 से तो ये कितना बनेगा?
इस पे सर ये 100 मिलियन से कम हो गया टर्नओवर, इसको कहेंगे ये तो शरीफ आदमी है, इस पे मिनिमम टैक्स रिजीम वाला लगना ही नहीं है, इस पे सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला असूल लागू होंगे और सिर्फ ये 1,30,000 दे के इसकी जान छूट जाएगी। सर जी मुश्किल बात तो नहीं है।